इवनिंग सर। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। आज तो भाई तीज होगी तुम्हारे यहाँ दिल्ली वालों, हिमाचल वालों को तो पता नहीं होगा। मैम तीज है, तीज हरियाली तीज। हरियाली तीज। हरियाणा के वहां के जो लोग हैं जैसे दिल्ली वाले तो जानते होंगे, है ना। यस मैम। यस मैम, दिल्ली के लोग जानते हैं। बाकी जो ये यहाँ के हैं, ये हिमाचल वाले, ये क्या मनाते हैं आज के। अजीत तुम हो हिमाचल के, बताओ। कह रहा मैं नहीं बताऊंगा। और कोई नहीं है हिमाचल से। हद हो गई भाई, हिमाचल का एक भी बच्चा नहीं है यहाँ। हम यूके के हैं सारे। दीपांशी कहाँ की है, दीपांशी। मैम दिल्ली। दीपांशी दिल्ली की है, माधव भी दिल्ली का ही है, नंदनी भी दिल्ली की है। नीतीश कहाँ का है। दिल्ली। दिल्ली देख। प्रिंस प्रिंस भी दिल्ली का ही है। यस मैम। तो प्रियांशी भी दिल्ली की है। यस मैम। और राघव। राघव कहाँ से है। शाश्वत ने बताया था, शाश्वत तुम हो ना हिमाचल से। मैम दिल्ली। सब दिल्ली के, एक बच्चा नहीं है हिमाचल का। हिमाचल के पास अभी ग्रुप में लिंक नहीं पहुंचा क्या। गुरमनन कैसा है? गुरमिनंद। यस मैम। हिमाचल से हो। नो मैम। गुरमिनंद भी दिल्ली से ही है। फिर क्या क्या किया तुम लोगों ने आज। मैथ्स। मैम स्कूल गए थे, पूरा 6 घंटा बर्बाद किया। हॉलीडे नहीं था आज। नो नो मैम, स्कूल गए थे। स्कूल था। स्कूल चले गए, फिर क्या ही तीज मनाई फिर हुआ। हम ग्रीन कपड़े पहनते हैं। मैम घर में झूला डालते हैं अलग अलग तरह के। पहले तो डलता था, आप भी डलता है क्या। यस मैम। हम स्कूल में झूला झूला स्पोर्ट्स के पीरियड में। नंदिनी ने भी, नंदिनी तुम्हारे घर में भी डला। नो मैम, स्कूल में। स्कूल में। यस मैम, बच्चों से छीन लिया था। पहले तो पता है घरों में भी डालते थे, घर में भी डलता था झूला। यस मैम। यस मैम, मैं हरियाणा से हूँ इसलिए हमारे यहाँ ज्यादा अच्छे से मनाई जाती है।
जानशी क्या कह रही है? मैम मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, इसलिए हमारे यहाँ तीज ज्यादा अच्छे से मनाई जाती है। अच्छा, मुझे पता है, मैं रिलेट कर सकती हूँ, मैं भी हरियाणा से ही हूँ ना। चलो, झूले किसी ने नहीं झूले, पर पकवान तो सबने खाने होंगे ना। मैम मैंने स्कूल में झूले थे। अच्छा अच्छा, खाना भी मिल गया होगा आज तो एकदम, तो मन लगा के मम्मी पढ़ोगे झूले आज तो। झूलने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? क्या कह मैम रहे हैं नाम शाश्वत? मैम शाश्वत की पकवान का आवाज नाम नहीं। क्या है? अच्छा, उसने भी खाए हैं, अमरजीत ने भी खाए हैं। हाँ, चलो, मैम तो पकवान मतलब का नाम क्या है? तुमने आज अच्छा खाना खाया है, फिर भी तुम्हारी, हाँ, घेवर। घेवर मेन होता है, राइट। इस मौसम में मतलब ये रक्षाबंधन और इस टाइम में घेवर ही चलता है। ये कह रही है घेवर क्या होता है? मैम विलेज साइड में भी रक्षाबंधन के दिन ना मम्मियाँ घेवर लेके जाती हैं। विलेज साइड में क्या हर कहीं होता है, ये विलेज क्या हो गया? शहरों में भी यही यस चलता मैम। है। शहरों हाँ में भी हाँ। यही चलता है। गुड इवनिंग मैम। सब घेवर खा के बैठे हो तो दिमाग चलेगा आज तो तुम्हारा फटाफट। Yes. तो आज हम लोग PYQs करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट के बहुत सारे। और जो एक टॉपिक तुम्हारा रह गया था वो एक बार वो कंप्लीट करा देती हूँ, LC ऑसिलेशन वाला। फिर उसके बाद भाई सिलेबस तुम्हारा पीछे चल रहा है, रे ऑप्टिक्स करानी है मुझे। 1 महीना खा जाएगी वो पूरा, अगस्त अगस्त। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात है? मेरी आवाज भी, तुम लोगों ने लेट ज्वाइन किया, हम लोग तो जब से बातें ही कर रहे थे। आज तीज है ना अच्छा इसलिए। मैम, मैं थोड़ा काम कर रहा था कुछ। अच्छा, क्या कंक्लूजन रहा? बस यही रहा कि किसके यहाँ दिल्ली और हरियाणा और हिमाचल में कैसे कैसे तीज मनाई जाती है। तीन तीन लोग हैं ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा। था मैम आज? तीज है, तुम्हें पता ही नहीं है? लो। नो मैम। हाँ, आज कैलेंडर देखा था, हर याली ये पता नहीं कौन सी तीज थी। हरियाली तीज होती है ना। हाँ हाँ, वही। ठीक, भाई। तो तुमने तुम्हारे आज वो तुम्हारे घर पे नहीं बनती, तुम्हारे साइड में, या तुम्हारे स्टेट विलेज जो भी है। ये होता है ना, सबका अपना अलग अलग होता है, किसी के यहाँ बनती है, किसी के यहाँ नहीं बनती। Yes, ma'am. पतंग उड़ाते हैं भाई हमारे यहाँ तो, जब तो हम छोटे छोटे थे, तुम्हारे उम्र के थे, तो हम तो खूब पतंग उड़ाते थे। मैम वो तो 15 अगस्त को उड़ाएंगे ना पतंगबाजी। जब मन करे तब उड़ा दो पतंग तो। हाँ, मार्केट में मिलनी भी तो चाहिए फिर।
मैं आपकी स्क्रीन भी नहीं दिख रही, आप भी नहीं दिख रहे। Ma'am, screen is not visible. Yes, ma'am. Background music बज रहा है. So, News चला रखी है क्या? news नहीं हो comedy. मैम कल से होगा ऑप्टिक्स शुरू। मैडम है मीटिंग में? मैडम तो नहीं मीटिंग में। वही तो। ये क्या लिखा मैसेज में, कुंवारी लड़की मनचाहे वर। भाई जिंदगी में इतनी इंग्लिश नहीं लिख पाया, हिंदी नहीं लिख पाया जितना लड़की ने लिख दिया। ये लड़का था। साजन गुप्ता सही था। Hello, ma'am. मैम एकदम से क्या हो गया, एक डिस्कनेक्ट हो गया था कॉल। प्लीज बोलो क्या बोल रहे हो। क्लास में हम लोगों ने एलसी ऑसिलेशन पढ़ लिया था, तो उसी के क्वेश्चन करने हैं। क्या देखा था हम क्वेश्चंस तो पिछले क्लास में होने वाले थे ना, आपने कहा था एक क्लास के बाद ऑप्टिक्स। हमने करे थे क्लास में क्वेश्चन। मैम नहीं करे थे। नो मैम, मैम आपने कौन करवाया सा क्वेश्चन करा था? तो वो पिछली क्लास आज ही थी वो। ऑसिलेशन हाँ। खत्म हुआ था, अच्छा तो ऑसिलेशन खत्म हुआ था। ऑसिलेशन में अगली मुझे बताओ क्लास क्या है ना ये तो. ऑसिलेशन में क्या समझ में आया था लास्ट टाइम? एनर्जी कंजर्वेशन,
Yes, ma'am. आई थिंक मैम एलसी ऑसिलेशंस हो गया था। क्या था? ये था। ऐसी ऑसिलेशंस में हम लोगों ने देखा था कि क्या ऑसिलेट क्या कर रहा है, एनर्जी ऑसिलेट कर रही है। कैसे ऑसिलेट कर रही है? जैसे कि पहले फर्स्ट डायग्राम देखो। फर्स्ट डायग्राम में तुम देखोगे कि सारी की सारी एनर्जी किसके पास है? कैपेसिटर के पास है, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज की तरीके से पूरी एनर्जी जो है तुम्हारे कैपेसिटर के पास है। कुछ समय बाद कैपेसिटर जैसे जैसे धीरे धीरे डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, जब करंट फ्लो करेगा। तो ये मीडिएटर पॉइंट है, ये जो बीच वाला जो डायग्राम है, दिस इज द मीडिएटर। में क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। तो एनर्जी क्या हुआ? कुछ ना कुछ एनर्जी इंडक्टर के पास भी करंट फ्लो कर रहा है और कैपेसिटर के पास भी है, क्योंकि कैपेसिटर का चार्ज क्यू नॉट से क्या हो गया, यानी चार्ज कुछ कम हो गया और एनर्जी भी डिवाइड हो गई। दूसरा देखो, तो ये लास्ट पॉइंट, कैपेसिटर कंप्लीट डिस्चार्ज हो चुका है। तो कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर। पर अगर तुम टाइम देखोगे, ड्यू टू इंडक्टर, कभी भी देखो इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इंडक्टर कभी भी सर्किट में करंट एकदम से इमीडिएटली वो नहीं होने देता मैक्सिमम, तो धीरे धीरे मैक्सिमम कराता है, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो कुछ समय बाद मान लेते हैं ये वही टाइम है जब तुम्हारा कैपेसिटर कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया, उस टाइम पे जो तुम्हारा करंट है सर्किट में क्या है? मैक्सिमम हुआ है। ठीक है, तो करते थे टी इनफाइनाइट, कि इंफिनिटी पे तुम्हारा इंडक्टर कैसे वर्क करेगा कि इंडक्टर है ही नहीं, बेशक रिमूव कर दो, करंट एकदम से मैक्सिमम हो जाएगा। तो करंट मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो अभी देखो, अब सारी की सारी एनर्जी कुछ भी नहीं है, तो इंडक्टर के पास एनर्जी है। तो अब इंडक्टर क्या कहेगा? ठीक है, करंट फ्लो होगा मेरी वजह से, मैं फ्लो कराऊंगा। तो इसके पास चार्ज 0 है, तो अभी यहीं से करंट फ्लो होगा, तो ये 0 जो चार्ज है ये कितना हो जाएगा? -Q। दूसरी प्लेट के पास +Q चार्ज। तो अब तुम धीरे धीरे देख रहे हो इसके पास चार्ज बढ़ गया और धीरे धीरे जो इंडक्टर है उसको अपनी एनर्जी लॉस करते जा रहा है। जब कैपेसिटर के पास फुल चार्ज हो गया, इंडक्टर कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। यही है तुम्हारा एलसी ऑसिलेशन। क्या कंजर्व है इसमें? एनर्जी, है ना। कर रही है पहले कैपेसिटर, फिर इंडक्टर के पास, या फिर दोनों के बीच में आधी आधी। तो यहां से तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला आया? जो ये मैंने बाय 2C, ये क्यू नॉट स्क्वायर कर लो इसको, क्योंकि दिस अगर दोनों के बीच में है तो आधी आधी आएगी। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से तुम ये चीज सॉल्व कर सकते हो। बस यही इक्वेशन है एलसी ऑसिलेशन में, और कुछ ऐसा है नहीं एलसी ऑसिलेशन में। ठीक है, एक इक्वेशन में जो हम केवीएल से इक्वेशन बनाते हैं, कैसे इक्वेशन बनाएंगे? एसएचएम इक्वेशन। देखो ये ऑसिलेट कर रहा है, क्या ऑसिलेट कर रहा है बच्चों? चार्ज। तो हम एसएचएम इक्वेशन लिखते थे। एसएचएम की इक्वेशन बताओ क्या आती है? एसएचएम की इक्वेशन याद है? dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारी एसएचएम की इक्वेशन होती है। तो इसमें मैं क्या अब मेरा जो चार्ज है ये भी ऑसिलेट कर रहा है, तो मैं इसको भी यहाँ पे कंपेयर कर सकती हूँ। कैसे? dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर q इक्वल्स टू 0 कंपेयर कर सकते हो। तुम कहो तो मैं इसे डिराइव कराऊं, डिराइव कराने तो मैं सिर्फ केवीएल लगाना है। देखो तो ये नेगेटिव, तो केवीएल लगाओ। कैसे लगाएंगे? इस सेशन में चलो, चार्ज नहीं है इसमें, तो केवीएल लगाओ।
तो देखो नेगेटिव से प्लस जा रहे हो कैपेसिटर में, नेगेटिव से प्लस, तो कैपेसिटर के अलोंग कैसे लिखोगे, Q बाय C। इंडक्टर में कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे चलिए नेगेटिव से पॉजिटिव, प्लस से नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव का L di बाई dt इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, इस इक्वेशन को मुझे Q की टर्म्स में लिखना है, तो ये जो di बाई dt है इसको क्या बनाओ, Q में की, Q को di बाई dt में कैसे बना सकते हो, यही क्या होगा, dq बाई dt, और di बाई dt कितना हो जाएगा, d स्क्वायर Q बाई dt स्क्वायर, है ना, डबल डेरिवेटिव। अगर तुम्हें Q से I निकालना है तो ये d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन पुट कर दो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, प्लस Q बाई C माइनस L d स्क्वायर Q बाई dt स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये LC को एक साथ लिखते हैं जिससे कि मेरा ये स्क्वायर बन जाए और ये Q आ जाए, है ना, इसको एक साथ लिख लो, मैम ये SHM की है इक्वेशन, SHM इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। इसमें 1 बाय L मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। इस ब्रेक हो रही है, यस मैम, अब थोड़ी क्लियर आई है। करो, ये बन जाएगी तुम्हारी d स्क्वायर Q dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर Q इक्वल्स टू 0। यहाँ से तुम्हारी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है, ये बाय LC। ओके, बस यही था, इससे कंपेयर कराना था, तो ये तुमने कंपेयर कर लिया है। तो एक दो चीज है जो कि LCR सर्किट के लिए इंपॉर्टेंट है बताना, वो एक बार मैं तुम्हें मॉड्यूल से बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, 5 मिनट की चीजें हैं। ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जो पूछ ली जाएंगी, वैसे उसका ऐसा है नहीं कि कुछ अलग से ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तुम सब पढ़ चुके हो। पढ़ गया, ऐसे कुछ चीज कवर करानी है। LCR सर्किट पढ़ाना है, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, ये यहाँ से स्टार्ट कराना है, फिर ना यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे नहीं, अगर बनेंगे तो वो कुछ टर्मिनोलॉजी से पूछेंगे, जैसे कि ये टर्मिनोलॉजी है एडमिटांस, तो एडमिटांस क्या होगा, देखो अगर इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल करोगे तो वो तुम्हें क्या देगी,
इम्पीडेंस देखो, इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल करोगे तो एडमिटेंस मिलेगा। तो इम्पीडेंस निकालना हमने सीखा था, इम्पीडेंस की यूनिट क्या थी, Yes, ma'am. ओम था, है ना? ओम। तो हर किसी के तुमने निकालना सीखा था, कि एक्सी के लिए भी निकालना सीखा था, एक्सएल के लिए भी निकालना सीखा था, और एलसीआर के लिए भी सीखा था। तो वही इम्पीडेंस का अगर तुम 1 बाय कर दोगे वो तुम्हें देगा एडमिटेंस। मैम MHO भी ओम होता है? नहीं, देखो 1/z की यूनिट अगर ओम है तो ओम इनवर्स का मतलब है, ये इन्होंने उल्टा करके लिख दिया, ठीक है, MHO रिवर्स लिख दिया, MHO। तो वो यूनिट ओम इनवर्स भी हो सकती है या MHO हो सकती है, तो दोनों यूनिट है एडमिटेंस। उसके बाद आता है ससेप्टेंस। तो ससेप्टेंस क्या है, ये जो मैं टॉपिक्स पे टिक लगवा रही हूँ, ये मॉड्यूल्स पे तुम भी अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि लास्ट टाइम भी मॉड्यूल नहीं खोल पाओगे। तो ससेप्टेंस क्या है, अगर इंडक्टेंस का क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगी तो ससेप्टेंस मिलेगा। तुम्हारे पास कितने रिएक्टेंस है? एक इंडक्टिव, 3। 3 कौन सा है? एक कैपेसिटिव। 2 रिएक्टेंस है ना, इंडक्टिव को क्या बोलेंगे, एक्सएल, और कैपेसिटिव को एक्सी। अगर मैम, इन एक दोनों रिएक्टेंस, हाँ बोलो। ओके मैम, मुझे लगा रेजिस्टेंस वाला भी गिनना है। नहीं, ये 2 ही होते हैं मैम। कैपेसिटेंस तो यही है ना, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस होता है, तो उसके लिए भी आएगा। तो इन दोनों का इनवर्स क्या देगा, ससेप्टेंस देगा। यूनिट क्या होगी इसकी भी देखो, ओम इनवर्स, है ना, इसकी भी यूनिट क्या है, ओम इनवर्स। तो एक हो जाएगा 1/XL, एक हो जाएगा 1/XC। यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। अब रिएक्टेंस रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस का इनवर्स करोगे तो कंडक्टेंस, है ना, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा है कि 1 बाय रेजिस्टेंस क्या देगा, कंडक्टेंस देगा। उसको किससे डिनोट करते हैं, जी से। कई बार रिलेशन भी ऐसे पूछ लेगा, कई बार रिलेशन भी पूछ लेते हैं कि ये है, तो इनका आपस में रिलेशन बताओ। तो कंडक्टेंस का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ है, और तुम्हारा रिएक्टेंस का ससेप्टेंस के साथ है, एडमिटेंस का इम्पीडेंस के साथ है। तो ये याद कर लेना, थ्योरी के क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं। दूसरा तुम्हारे पास आ रहा है यहाँ पे हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर। ये चीजें देखो, मैंने तुम्हें उस टाइम पे आई नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनवाया था ना, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है और ये तुम्हारा करंट है। तो 2 तरीके की मैंने फ्रीक्वेंसी बताई थी कि अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तब भी तुम्हारा करंट सर्किट पे क्या रहने वाला है, मिनिमम। भूल गए होंगे, थोड़ा रेफरेंस यस मैम, यस मैम। देखो, ये वाला ग्राफ मैंने ड्रॉ कराया था तुम्हें, करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ये कैसे कराया था, यहाँ से कि अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम, अगर फ्रीक्वेंसी को तुमने स्मॉल रखा है तब भी तुम्हारा करंट मिनिमम है, फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम रखा तब भी तुम्हारा ग्राफ ड्रॉ कराया था, ठीक है। ये ग्राफ मैंने बनवाया है। तो ये ग्राफ क्या कह रहा है, देखो 2 वैल्यूज हो गई, एक एफ मिनिमम और एक मैंने एफ मैक्स मानी है। एफ मिनिमम और एफ मैक्स के बीच में मुझे कोई ना कोई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिलेगी जहां पे मेरा करंट मैक्सिमम होने वाला है, और उस फ्रीक्वेंसी को बच्चे क्या बोला, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ था वो, तो यही ग्राफ समझा रही थी। पास 2 फ्रीक्वेंसीज और इन्होंने बताई हैं, कि जो मैंने तुम्हें एफ मिनिमम और एफ मैक्सिमम बताई है, इन्होंने क्या बोला है उस फ्रीक्वेंसी को, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्यों बोला है, देखो, द फ्रीक्वेंसी एट विच द पावर इन द सर्किट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर। तो जब एलसीआर सर्किट पढ़ाया था तो एलसीआर सर्किट की क्या क्या रेजोनेंस में क्या क्या खूबी आई थी, रेजोनेंस आया था तब आई मैक्सिमम हो गया था, और पावर क्या हो गई थी, पावर का बताओ क्या लिखवा था, मैक्सिमम, मैक्सिमम, तुम्हें मैक्सिमम आया है। मिनिमम होगा ना पावर को, क्यों, इम्पीडेंस करंट मैक्सिमम है तो वो भी मैक्सिमम। रेजिस्टर में जब इम्पीडेंस मिनिमम हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया,
तो पावर भी क्या हो जाएगी, पावर भी मैक्सिमम होगी। तो पावर मैक्सिमम होगी। ग्रेट। तो अब जिस फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारी पावर मैक्सिमम पावर का आधा हो जाए, है ना, आधा हो जाए, तो उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला गया है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो मैक्सिमम पावर कब मिलेगी, मैक्सिमम पावर मिलेगी रेजोनेंस पे। तो उन फ्रीक्वेंसीज पे तुम्हें चाहिए कि ऐसी फ्रीक्वेंसी चाहिए जिसपे तुम्हारी जो पावर है वो आधी हो जाए मैक्सिमम पे, तो उसको बोलेंगे हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके। अब ये फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, ये इन्होंने बोला है कि जो हमने एफ मिनिमम और जो ये एफ मैक्सिमम बनाई थी, यहाँ पे अगर तुम पावर निकालोगे तो तुम्हें पावर क्या मिलेगी, पी मैक्स का आधा। ठीक है, पर जब तुम इन फ्रीक्वेंसीज पे करंट निकालोगे तो जो करंट तुम्हें मिलेगा इन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे वो कितना मिलेगा, मैक्सिमम करंट का बाय रूट। मैक्सिमम करंट का कितना मिलेगा, बाय रूट, यानी 70% करंट होगा इन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे। ठीक है, तो ये एफ मिनिमम एफ मैक्सिमम क्या है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो नाम से ही जैसे सजेस्ट हो रहा है कि पावर का हाफ कर देगी। और करंट के लिए क्या रिलेशन है इन फ्रीक्वेंसीज का, देखो कितना, मैक्सिमम करंट का, यानी रेजोनेंस से, रेजोनेंस पे अगर करंट फिक्स है तो एफ मिनिमम पे कितना मिलेगा तुम्हें, इसका 1/√, ये बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चंस कई बार उठ के आने के बहुत चांसेस होते हैं, और हो सकता है न्यूमेरिकल भी पूछ ले कि हाफ पावर पे बताओ कितना करंट होगा, इस पे इतना है, तो क्या करना है तुम्हें, 1/√2 करना है बस। तो तुम्हारे पास कितनी फ्रीक्वेंसीज है हाफ पावर की, दो, एक तो F1 और एक F2। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इनमें से सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मैक्सिमम। देखो तीन फ्रीक्वेंसी है, एक F1 और एक FR विच इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और एक F2। तो इनमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, FR। FR कैसे हो सकती है, देखो ये ग्राफ देखो फ्रीक्वेंसी का, FR तो इनके बीच में लाई कर रही है ना, F2 सॉरी। वेरी गुड। F2 सबसे Sorry. बड़ी है तो F2 को, और F1 और FR में से FR बड़ी है ना, FR बड़ी है। तो ये वाला रिलेशन होगा इनमें, देख लो भाई, ये फ्रीक्वेंसी है और ये तुम्हारा पावर के बीच में ग्राफ है। तो F1, ये FR और ये F2, तो इनके बीच में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F2 है, और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो इन दोनों फ्रीक्वेंसी की कहीं ना बीचों बीच मिलेगी, ये बोला है। अब एक चीज ये बोली है कि जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है वो तुम्हारे पास दो है, तो दो तुम्हारे पास कौन सी है, F1 और F2। ठीक है, अब इन हाफ पावर को भी दो पार्ट्स में बांट दिया, लोअर हाफ और अपर हाफ। तो लोअर हाफ कौन सी होगी बच्चों, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से लेस होगी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम कौन सी फ्रीक्वेंसी है, तो लोअर फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई, F1 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अपर हाफ कौन सी है, देखो पढ़ो, द हाफ पावर फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, F2। ठीक है, अब दूसरी बात है बैंडविड्थ। LCR सर्किट सबसे इंपॉर्टेंट है, PYQ पिछले साल के सिर्फ LCR से ही आए हैं और कहीं से नहीं आए। तो बैंडविड्थ देखो क्या होती है, द डिफरेंस ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी, यानी अगर आप इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालोगे तो वो बैंडविड्थ देगी। ये टर्म तुम अपनी जनरल लाइफ में भी यूज करते हो कि मेरे पास इतना टाइम का बैंडविड्थ ही नहीं है ना, क्यों, मेरे पास मतलब मेरे पास इतना घंटे हैं, 1 से 2 घंटे के बीच का टाइम है, तो उसे तुम बोल देते हो बैंडविड्थ। सिमिलरली ये फ्रीक्वेंसीज है, तो इन दोनों का तुमने क्या किया, डिफरेंस किया, उसको बोला गया बैंडविड्थ। ठीक है, अब ये बैंडविड्थ अगर तुम्हें सीरीज रेजोनेंट सर्किट के लिए चाहिए तो ये बैंडविड्थ कितनी आएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1/2 पाई √LC। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी, यानी ये वो फ्रीक्वेंसी है जो F1 और F2 के बीच में है। ठीक है,
तो जब तुम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में बैंडविड्थ निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 R/L। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी नोट कर लो। दूसरा है क्वालिटी फैक्टर। देखो किसी चीज की क्वालिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी? आउटपुट और इनपुट पे, है ना। हमेशा जब हम लोग क्वालिटी फैक्टर निकालते थे, कार्नोट इंजन में भी निकाला होगा, बहुत चीज में निकाला था, इस पर डिपेंड करता है आउटपुट और इनपुट। यानी कोई ऐसी चीज हो जिसमें मैं इनपुट कम डालूं और आउटपुट ज्यादा मिल जाए तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, है ना। यस और नो? जी मैम। तो तुम वो क्या डिपेंड करेगा? क्वालिटी पे। यानी किसी चीज की क्वालिटी कैसे देखोगे? जो आउटपुट ज्यादा दे और इनपुट हम मुझे कम लगाना पड़े। यानी अगर तुमने इनपुट डाला, एक बात बताओ, मतलब कितना भी डाला, आउटपुट तुम्हें वो 70% दे रही है, वो 30% क्या हो गया? लॉस हो गया, लॉस हो गया। तो यही क्वालिटी फैक्टर है। क्या कह रहा है? मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, जितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई है और एनर्जी डिसिपेट हुई है एक साइकिल में, अगर उसको डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो यानी एक जब साइकिल कंप्लीट होगी तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई और कितनी डिसिपेट हो गई, ये तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर है। ओके, अब एक चीज देखो, एलसीआर सर्किट की अगर तुम बात करो तो मुझे ये बताओ, इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो पावर को लॉस करेंगे, जिनकी वजह से पावर लॉस होगी? इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, बोलो। पर साइकिल, मैं पूरे पर साइकिल की बात कर रही हूँ। रेजिस्टेंस। हाँ, इंडक्टर और कैपेसिटर तो एनर्जी स्टोर करने के काम आते हैं ना। इंडक्टर और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है। एक रेजिस्टेंस ही ऐसा है जो एनर्जी डिसिपेट करता है पावर की फॉर्म में, है ना। तो तुम क्वालिटी फैक्टर दो टर्म्स में निकाल सकते हो, या तो एक्सएल या एक्ससी। तो देखो क्वालिटी फैक्टर क्या हुआ? एनर्जी स्टोर्ड, तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई? ओमेगा एल। डिसिपेट किसकी फॉर्म में होगी? रेजिस्टेंस की फॉर्म में। तो किससे डिवाइड कर दिया? रेजिस्टेंस से। तो एक तो ये फॉर्म, दूसरा कैपेसिटर की फॉर्म में। तो कैपेसिटर की फॉर्म में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, तो एनर्जी स्टोर्ड कौन करेगा? एक्ससी। तो एक्ससी क्या होता है? 1/ओमेगा सी। और एनर्जी डिसिपेट करेगा रेजिस्टेंस, तो ये नीचे आ गया तुम्हारा रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे तुम्हें ये ओमेगा आर जो लिख रहा है, ये दिखा रहा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, हाँ या ना? यस मैम। ये याद रखना, क्वालिटी फैक्टर एक साइकिल के लिए निकाला जाएगा, पर साइकिल। अगर पर साइकिल मेंशन नहीं है तो तुम 2π/t से मल्टीप्लाई करोगे, तभी वो पर साइकिल का निकाल के देगा। ठीक है, अगर क्वालिटी फैक्टर ना तुम्हें ओमेगा एल दिया ना आर दिया, तो क्वालिटी फैक्टर यानी अगर बैंडविड्थ दी हुई है डायरेक्ट, तो बैंडविड्थ की फॉर्म में क्वालिटी फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय जो तुम्हारी लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, तो कितना आ गया? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन जो तुम्हारी लोअर हाफ फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है, डेल एफ। इससे तुम क्या निकाल सकते हो? बैंड क्वालिटी फैक्टर भी निकाल सकते हो। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं बता दूं, अभी तक यहाँ से कोई सवाल नहीं आया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रखो। ओके, अब ये बताओ ये क्या लिख रहा है? इस वाली स्टेटमेंट को एक बार 2 बार पढ़ो खुद से और मुझे बताओ क्या लिख रहा है, क्या समझ आया। सर्किट में देखो 3 चीजें हैं,
अब तुम्हारे पास हो गया है रेजोनेंस, है ना। अच्छा, जब रेजोनेंस आता है तो मुझे एक बात बताओ, जो पीक करंट होता है वो किसके बराबर होता है? मान लो अप्लाइड जो वोल्टेज है वो पीक वोल्टेज है, इन्होंने ई मानी है, तो मैं वो अप्लाइड वोल्टेज ई मान रही हूँ। तो पीक करंट कितना होगा रेजोनेंस के टाइम पे? ई बाय आर, ठीक है, ई बाय आर। तो इन्होंने क्या बोला है? वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो और तो कोई वोल्टेज, अब रेजिस्टेंस के पास कौन सी वोल्टेज रहेगी जो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर है? ई के बराबर, रेजोनेंस सर्किट में। पर वहीं पे अगर तुम्हें इंडक्टर के पास देखनी है कि इंडक्टर के पास कितनी वोल्टेज आएगी, तो देखो कैसे इंडक्टर की वोल्टेज कैसे निकालोगे? VL इक्वल्स टू आई एक्स एल, ठीक है। तो आई की वैल्यू जो ये तुम्हारी पीक वैल्यू है यही लिखोगे, एक्सएल कितना हो जाएगा? ओमेगा एल, ठीक है। अब ये पीक करंट कितना था? ई बाय आर, तो इन्होंने आई नॉट को क्या लिख दिया यहाँ पे? ई बाय आर ओमेगा एल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम। VL ये समझा रही हूँ। देखो पीक करंट तो सबके पास सेम ही जाएगा ना उस टाइमिंग पे, क्योंकि पीक करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ रेजिस्टेंस पे, क्योंकि XC और XL एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं। सर्किट का ये है ई बाय आर, तो VL के पास भी आई नॉट ओमेगा एल, आई नॉट को मैंने ई बाय आर ओमेगा एल लिख दिया। तो अब यहाँ से देखो क्वालिटी फैक्टर, तो ये Q क्या है? क्वालिटी फैक्टर है। तो ओमेगा एल बाय आर क्या बन गया? देखो ओमेगा एल बाय आर ये रहा, यहाँ पे आओ, ओमेगा एल बाय आर क्वालिटी फैक्टर देखो, क्वालिटी फैक्टर। तो यानी इसका मतलब क्या है? रेजोनेंस सर्किट में जब इंडक्टर के पास जो वोल्टेज होगी वो अप्लाइड वोल्टेज के कितने टाइम्स है? Q टाइम्स। Q क्या है? क्वालिटी फैक्टर, है ना। और वहीं पे तुम रेजिस्टेंस भी निकाल लो, रेजिस्टेंस क्या है? V इक्वल्स टू आई नॉट आर। अब आई नॉट की वैल्यू क्या है? E बाय आर, और ये तुम्हारा R, तो R से R कट गया, कितनी वोल्टेज आई? E। ये वही कह रहा है अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा जब रेजिस्टर की बात करोगे। पर वहीं पे इंडक्टर में कितना टाइम हो जाएगा? Q टाइम्स। और सिमिलरली कैपेसिटर में भी कितना टाइम्स है? Q टाइम्स। भी प्रॉब्लम है तो हाँ या ना बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, LCR तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाओगे। क्या हुआ बाकी? जतिन, अमित, प्रियांशी, दिव्यांशी? मैम कैपेसिटेंस कैपेसिटर वाला भी समझाओ। VL वाला कैपेसिटर में देखो एक ही फॉर्मूला लगाना है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर। तो V, अब कैपेसिटेंस के लिए तुम्हारा इंडक्टेंस होगा, तो इंडक्टेंस कितना होगा? 1 बाय ओमेगा सी, तो 1 बाय ओमेगा सी लिख दिया। करंट की वैल्यू लिख दी E बाय आर, तो ये तुमने E बाय आर लिख दिया। और 1 बाय ओमेगा सी आर तुम्हारा क्या होगा? क्वालिटी फैक्टर फॉर कैपेसिटर। देखो ये रहा क्वालिटी फैक्टर, देखो तो यहाँ पे बाकी की टर्म क्वालिटी फैक्टर बन गई। E क्या है? तुम्हारी अप्लाइड वोल्टेज। आ गया समझ में? मैम ओमेगा सी आर को हम 1/ओमेगा सी आर को क्यों लिया है ना क्वालिटी फैक्टर? 1 बाय ओमेगा सी आर को क्वालिटी फैक्टर लिया है ना। देखो यहाँ पे देखो ना, ये वाली टर्म, ये वाली जिसको मैं अभी बॉक्स के अंदर डाल रही हूँ, ये वाला देखो, यहाँ पे तुम्हें क्वालिटी फैक्टर यस दो मैम दिख गया। ओके मैम। एक तो इंडक्टर की टर्म्स में क्वालिटी फैक्टर को दो टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो, एक तो इंडक्टर, दूसरा कैपेसिटर। क्या हो गया भाई? को समझ में आ गया? ठीक है। बाकियों का क्या हाल है? नंदिनी को भी आ गया। अमित, अमित का नहीं आया थम्स अप। जतिन बोलो क्या दिक्कत है तुम लोगों को? मैं इनको बताऊं क्या प्रॉब्लम है? मैम आ युवराज गया। को,
मैम समझ में आ गया। कह रहा है कि ये तो चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, मुझे छोड़ के जाऊंगा। लेफ्ट कर गया ना वो क्लास को। मैम हाँ व्योम बोलो। नो मैम नथिंग। चैप्टर में जब क्वेश्चन करोगे ना, जब तुम्हें इतना अच्छा फील होगा, कहोगे कि मैडम ये चैप्टर तो बिल्कुल करके जाएंगे। बस ये है कि इसमें तुम्हें फॉर्मूले थोड़े ज्यादा याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला याद हो गया, एनर्जी स्टोर्ड अपॉन में एनर्जी लॉस, बस। तो एनर्जी स्टोर होगी इंडक्टर में या कैपेसिटर में, और लॉस होगी रेजिस्टेंस में, तो अपॉन में रेजिस्टेंस ही आएगा। एनर्जी स्टोर्ड होगी तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, ओमेगा एल, तो वो ओमेगा एल होगी। दूसरा फॉर्मूला है रेजोनेंट सर्किट में बैंडविड्थ कितनी आएगी, तो उसका फॉर्मूला 1/2 पाई आर बाय एल। बस ये दो फॉर्मूले हैं जो अभी तक तुम्हें याद करने हैं। शार्पनेस, शार्पनेस क्या बताता है, अगर जितना तुम्हारे पास रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही मैक्सिमम करंट मिलेगा, तो शार्पनेस उतनी ही शार्प है। देखो अगर जितना तुम्हारे पास चार्ज रेजिस्टेंस हाई है उतना ही क्यू क्या है, लो है। जब आर 0 है तो ये तुम्हारा पीक एकदम आया है, तो ये वही चीज है। When Q is large, the resonance is sharp. When Q is small, the resonance is flat. अब आ जाओ PYQ में। क्वेश्चन नंबर 10 LC सर्किट का पहला सवाल। तभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 LC सर्किट। LC सर्किट में बस तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है एनर्जी का, और कुछ है ही नहीं। अगर मैक्सिमम चार्ज ये है तो मैक्सिमम करंट कितना होगा, तुम्हारे पास कोई और ले दे के कोई फॉर्मूला है, बाई 2 LI स्क्वायर के बराबर है 1 अपॉन कैपेसिटर की एनर्जी कितनी थी, हाफ Q स्क्वायर 2C। ये है। अब तुम्हारे पास Q भी है, L भी है और C भी है, सॉरी I भी है और C और L दोनों है, तो तुम्हें करंट मिल जाएगा। ये रहा I, तो I स्क्वायर किसके बराबर हो गया, देखो Q स्क्वायर अपॉन LC। I किसके बराबर हो गया, Q अपॉन अंडर रूट LC। तो इसी फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ एनर्जी कंजर्व किया है। तो फॉर्मूला I की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, कर लोगे, फॉर्मूला निकाल लोगे वैल्यू। तो LC ऑसिलेशन जहां दिखे तो सबसे पहले तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन का ही रूल लगाना है कि एनर्जी या तो कैपेसिटर में रहेगी या इंडक्टर में, सभी बच्चों को। आंसर निकाल लो क्या आ रहा है। चलो ये करो 14 LCR सर्किट। मैं बता रही हूँ इतने आसान सवाल आ रखे ना, अगर तुमने थोड़ा सा भी पढ़ लिया ना LCR सर्किट के सवाल तो तुम लगा ही दोगे, 8 नंबर कम नहीं होते। LCR सर्किट को इस वोल्ट इन सोर्सेस से कनेक्ट किया गया है। आपको रेजिस्टेंस और एक्सेल की वैल्यू दी हुई है, कैपेसिटर की वैल्यू बताओ टू मैक्सिमाइज द एवरेज रेट एट विच द एनर्जी इज सप्लाइड।
कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है? सॉरी, XC किसके बराबर होता है? 1/ओमेगा C। ओमेगा किसके बराबर है? 1/√LC। ओमेगा कितना है? पाई फ्रीक्वेंसी, ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो सर्किट का ओमेगा कितना होगा? 50। तो 2 पाई 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से तुम्हारे पास ओमेगा आ गया। कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? क्या आ जाएगा ना, यहाँ से 2 पाई m से फ्रीक्वेंसी की मैंने, तो ओमेगा आ गया। तो कैपेसिटर कैसे निकाल लोगे? XC = 1/ओमेगा C। अरे एक ओमेगा यहाँ से आएगा अपॉन 1 में। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। करो। एक इंडक्टर गिवन है, कैपेसिटर गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है। 220 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, जो कि AC सोर्स है। इफ द करंट जो है EMF के साथ फेस में है, तो LCR सर्किट में कब करंट और रेजिस्टेंस फेस में होते हैं? जब रेजोनेंस कंडीशन है ना, यानी सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है? प्योरली रेजिस्टेंस। तभी फेस में आएंगे। तो एम्पलीट्यूड फाइंड करो, क्या आएगा? आई कितना हो जाएगा? I max V/R। वोल्टेज कितनी की? रेजिस्टेंस कितना है? कहाँ गया? 20। भाई 220, तो कितना आ गया? 11। तो ये 11 क्या आया है बताओ? ये कौन सी वोल्टेज होती है? 220 वोल्ट। ये VRMS है ना? तो ये तुम्हारी कौन सी वैल्यू? IRMS आई है। तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तुम्हारी क्या आ गई? √2 × 11। ये क्या आ गया तुम्हारा? एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, यानी ये मैक्सिमम करंट आ गया। √2 × 11। तो देखो कितने, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस V/R, ओमेगा 1/LC, बस ये ही इसी तरीके के क्वेश्चन है पूरे LCR में। और ये तो जनरेटर का है, AC जनरेटर करानी। देखो क्वेश्चन नंबर 18 करो। KVL लगाओ, बस KVL। इसे तो तुम ही करोगे, चलो सॉल्व करो। वैल्यू बताओ।
ये लगाओ इसमें। मैं इधर सीटी बनाऊं क्या बैठ के? देखो करंट इस डायरेक्शन में है, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। लिखो अब इनका वोल्टेज। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो करंट की डायरेक्शन में, नेगेटिव होगा। माइनस आई आर। माइनस आई आर। एक सेकंड रुको। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट। ये पॉजिटिव से नेगेटिव कितना आ गया? माइनस माइनस डी आई बाई डी टी। अब फिर दोबारा इसी लूप में आ रहे हैं ना हम लोग, ऐसे चलते हुए आ रहे हैं ये लूप। ये पॉजिटिव से नेगेटिव कितना आ गया? -12। मैम 30 आंसर आ रहा है। कितना? 30। माइनस आई आर माइनस एल, ये कितना है? -1 -12। आई कितना है? 2, और ये 12 दूनी 24 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस, एल कितना है? 6, ये -12 आ गया। 30 वोल्ट आ गया। वेरी गुड, 30 वोल्ट। तो देख लो इसमें ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चन। 19वां करो, 19th। An inductor of inductance 2 micro Henry is connected in series with a resistance R and a capacitor. तो मैक्सिमम करंट कब होगा सर्किट में से, एक बार मुझे बताओगे? मैक्सिमम करंट सर्किट में कब होगा? रेजोनेंस कंडीशन। ये देखो, ये एलसीआर है, जहां तीनों मिले तो समझो एलसीआर। जब भी तुम्हें मिले मैक्सिमम करंट, हाँ, जब भी तुम्हें वेरी गुड, XC इक्वल्स टू XL। जब भी तुम्हें मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम पावर, और क्या बोला जाएगा कि करंट जो है वोल्टेज के साथ फेस में है, अगर ये चीजें लिखी आए तो समझ लो रेजोनेंस कंडीशन लगनी है। तो यहाँ से तुम लगा लोगे अपने आप XC इक्वल्स टू XL करके, बराबर। L इक्वल्स टू 1/ω। इसमें कुछ क्वेश्चन इंड्यूस्ड ईएमएफ के भी हैं, यानी ये मिला जुला है। पावर फैक्टर, क्वेश्चन नंबर 21। पावर फैक्टर उस दिन निकालना सिखाया था कि पावर फैक्टर, पावर क्या होती है? V0 I0 cos फाई, और cos फाई को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। ये तो टोटल पावर हो गई। इसमें देखो ये क्या है, अगर मैं बताऊं तो पावर किसके बराबर होती है? VI के बराबर। अब LCR सर्किट है या फिर जो भी तुम्हारे AC सर्किट है, वहां पे V और I के बीच में आता है एक फेस, जिसकी वजह से मैं कॉस लगा रही हूँ, और फाई इज द फेस, है ना।
तो ये cos फाई वाला जो टर्म है इसको बच्चों क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुमसे पूछा जाए कि पावर फैक्टर बताओ तो इसका मतलब है पूरी पावर नहीं पूछ रहा वी आई कॉस फाई, सिर्फ पूछ रहा है कॉस फाई, तो कॉस फाई निकालो बस। टेन फाई निकाला था ना, ऐसे यहाँ से कॉस फाई निकालना है बस। एलसीआर सर्किट देखो, एक्सएल और एचसी में से कौन बड़ा है? एक्सी। तो जब वो बनाओगे तो ऐसे आएगा, ये आर और ये एक्सएल और ये एक्ससी, तो तुम्हारा एक्ससी बड़ा है तो ये वाली चीज हट जाएगी, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे और एक्ससी माइनस एक्सएल यहाँ पे, तो ये तुम्हारा आता है इम्पीडेंस और ये तुम्हारा फाई। तो टेन फाई की जगह कॉस फाई निकाल लो, कॉस फाई निकाल लो। कॉस फाई कितना है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो गया आर और हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी बच्चों जेड, तो आर बाय जेड ही क्या है तुम्हारा कॉस। आर बाय जेड, तो रेजिस्टेंस भी है और जेड तुम निकाल ही लोगे। कैसे जेड कैसे निकालोगी, फॉर्मूला बोलो। आर स्क्वायर प्लस जो बड़ा है उसके से माइनस करेंगे, यानी एक्ससी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। मैम जेड रिजल्टेंट है ना, हाइपोटेन्यूज कैसे हो जाएगी? क्या है रिजल्टेंट? मैम जेड तो हमारा बीच में से निकल रहा है ना, हाइपोटेन्यूज तो हम एंड को ज्वाइन करता है ना ट्राइंगल के। अगर ये तुम्हें ये बनाना है, ये रेजिस्टेंस आर हो गया और ये तुम्हारा रिजल्टेंट है जेड, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये फाई एंगल बना रहे हैं, तो ये एंगल के सामने वाली साइड हमें क्या देती है, ओके मैम, परपेंडिकुलर। ओके मैम, ये वाला ट्राइंगल लिया, ओके ठीक है। ये वाला ट्रायंगल लिया है ना, तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। बाकियों को समझ में आया कैसे लिया है? यस मैम। तो ये तुम्हें चाहे अगर पावर फैक्टर चाहे किसी भी उसमें पूछ ले, एलसीआर सर्किट में पूछे या एलसी सर्किट में पूछे या आरसी सर्किट में पूछे, तुम्हें कॉस फाई का फॉर्मूला क्या याद रखना है, आर बाय जेड। जेड हर सर्किट के लिए तुम्हें निकालना आता ही है, तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला आर बाय जेड है और जेड तुम निकाल लोगे। एलसीआर सर्किट के लिए ये हो गया, अगर एक्सएल वाला सर्किट है तो एक्स हट जाएगा, आसानी है, निकाल लोगे ना। मैम जेड जेड वही वाली वो पुट करते हैं ना, अंडर रूट आर स्क्वायर ये वाला, ये रहा, प्लस एक्स टी माइनस एक्सएल का होल। ये लिखा हुआ ना तुम्हारी स्क्रीन पे, ओके मैम। जेड ये है, तो जेड निकालोगे और रिएक्टेंस तुम्हें दिया ही हुआ है 80 ओम, तो ये पावर फैक्टर आ जाएगा। तो ये पूरी टर्म पावर होती है, पावर फैक्टर इज कॉस फाई, ओके, ये याद रखना। 22वां करो, तो देख लो कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे, दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए अपना वो मत करना, 8 नंबर मत जाया जाने देना, एक क्वेश्चन तो आएगा ही 4 नंबर का। ओके, एलसीआर सीरीज से ये देख लो, एलसीआर से आया है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी का सोर्स दिया हुआ है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट, मतलब मैक्सिमम करंट चाहिए तो इंडक्टेंस कितना रखना है, तो रेजोनेंस एक्स इक्वल्स टू एक्सएल। ओमेगा तुम्हें दिया ही हुआ है 20 हर्ट्ज पे क्या है मैक्सिमम हो रहा है, तो तुम ओमेगा निकाल लोगे, सॉरी इंडक्टेंस एक्सएल निकाल लोगे।
एल की वैल्यू पूछिए। 1/ओमेगा² सी करना है, तो फ्रीक्वेंसी भी है और कैपेसिटर का सी भी है। कहाँ गया ये रहा। हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस मैम। देखो मैक्सिमम करंट कब होगा, यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो मैक्सिमम कब होगी इंडक्ट रेजोनेंस पे। तो बस ये बराबर करना है। तुम्हारे पास सब चीजें गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, ये ऐसी सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ये भी गिवन है, और एल और सी भी गिवन है, तो एल निकाल लोगे। ठीक है, ये पाई स्क्वायर की भी वैल्यू दे दी। क्यों दी है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आएगा, देख लो। तो ये 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी, तो ये पाई स्क्वायर की वैल्यू ने ऑलरेडी 10 दे दी। देख लो कितना सस्ता काम किया है। ये करो, 23वां करो। अच्छा सॉरी, इसका डायग्राम भी है। इसको तुम करोगे, सोचे समझ के करना। मैम इससे पहले वाले का तो 10,000 आ रहा है। 10,000 किलो हर्ट्ज को चेंज नहीं करा और 10,000 आ रहा है। किलोवाट को चेंज कर लिया, नहीं करा इसीलिए। किलो पहले हर्ट्ज में करोगे, फिर उसमें मिली हेनरी में आंसर निकालना है। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नहीं, कहीं ना कहीं एरर किया है। देखो 1/ओमेगा² सी, 2 पाई। वही मैम, वही तो बोला मैंने, हर्ट्ज में चेंज नहीं करा, किलो हर्ट्ज में निकाला है तो 10,000 आ रहा है। अच्छा 10,000 आ रहा है, ठीक है, तो 100 मिली हर्ट्ज ये आंसर। हाँ, इसको डिवाइड कर देंगे। ओके मैम, आ जाएगा। तो देख लो फॉर्मूला भेज दिए। ये वाला करो, टेक योर टाइम। ये क्वेश्चन तो तुम ही बताओगे, आसान सा ही है। तब बच्चे तुम कितना वेट कर रहे हो ऑप्टिक्स के लिए। मैम ऑप्टिक्स कब शुरू होगी, ऑप्टिक्स कब शुरू होगी। तो करंट पूछा है भाई। देखो आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज, मतलब ये पूछा है कि बहुत टाइम बाद बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, जब बहुत टाइम हो जाता है तो इंडक्टर को हम क्या कर देते हैं। मैंने तुम्हें बताया जब हाँ इंडक्टर को हटा ही देते हैं ना। कितनी बार बताया, जब भी टाइम इंफिनिटी पहुंचे इंडक्टर को भूल जाओ कि है भी, भूल जाओ, हटा दो इंडक्टर। क्यों, एक तो दूसरा इसलिए क्योंकि करंट की बात चल रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडक्टर की रेजिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं। इंडक्टर का इंडक्टेंस एक्सएल होता है ना, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टर। अब ये डीसी सोर्स के साथ है, तो डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0। तो इंडक्टर वैसे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं देगा, बोलो। तो इंडक्टर मैम का 3 रेजिस्टेंस एम्पियर। कितना है, 0। तो अभी ये कैसे बन जाएगा, सिर्फ ये सर्किट है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, R/3। तो आर कितना है, 120। तो 120/3 कितना हो गया, 40। क्या बताना है, करंट। तो करंट कितना हो जाएगा, V/R। V कितना है, 12 है,
अच्छा सॉरी 12 ओम है, एम सॉरी 12 है, तो मैम 12 वो 12 ओम था। हाँ 12/3 4 आ गया। तो आई मैक्स कितना आ गया देख लो तुम्हारे पास 3 एम्पियर। ऐसे हलवा हलवा सवाल आ रखे हैं, और मतलब जो तुमने बेसिक पढ़ा है ना इंडक्टर में वही आया है। ये करो, इशू ऑफ क्वालिटी फैक्टर एंड द बैंड विथ। क्वालिटी फैक्टर और बैंड विथ में रेशो, यानी फ्रीक्वेंट एफ आर अपॉन में डेल एफ। और क्या फॉर्मूला था क्वालिटी फैक्टर का, जो भी सूटेड तुम्हारे लिए कौन सा है, अपने वो खोल लो मॉड्यूल्स अगर हैं तो देखो, और इसका आंसर देखो, बताओ क्या है। बस इतना ही है, यही आए थे। 2023 कंप्लीट कर लिया। मैम एलसीआर सीरीज के लिए जो क्वालिटी फैक्टर यूज करते हैं वही वाला करें? हाँ क्वालिटी फैक्टर निकलेगा ही एलसीआर के लिए। ओके मैम। निकल तो खैर एलआर में भी सकता है, सब में निकल सकता है, बस ये याद रखना कि एनर्जी स्टोर बस इंडक्टर और कैपेसिटर में होगी। और डेल एफ का फॉर्मूला क्या था रेजोनेंस के लिए, 1/2 पाई आर बाय एल। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये डेल एफ हो गया। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बोलो? मैम 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो दोनों की वैल्यू है तुम्हारे पास, देखो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और ये डेल एफ आ जाएगा। रेशियो ऑफ क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ, इन्होंने देखते हैं इन्होंने किस फॉर्मूले से किया है। फिजिक्स के फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं। वही लगाया है इन्होंने, देख लो। बैंडविड्थ का क्या होता है फॉर्मूला, एक तो क्वालिटी फैक्टर का तो 1/r अंडर रूट एल बाय सी। क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा एल बाय आर। ओमेगा एल कितना हो गया, टू पाई फ्रीक्वेंसी एल अपॉन आर। एक फॉर्मूला लिया है क्वालिटी फैक्टर का। ओमेगा का ये बैंडविड्थ का फॉर्मूला आर बाय एल, इसको सॉल्व करती है वही। इससे भी करोगे ना जो मैंने बताया, इससे भी यही आंसर आएगा, ये वही चीज बनेगी बाद में जाकर। उन्होंने पता नहीं क्या किया, आई डोंट नो क्या कर रखा है। हमने ये फॉर्मूले पढ़े हैं, हम इसी से निकालेंगे। ये रहे, ये इसका फॉर्मूला रेजोनेंस, इसका डेल एफ का 1/2 पाई आर बाय एल, और फ्रीक्वेंसी का 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। इन दोनों को डिवाइड कर देना। बीपीपी शेयर नहीं कर रहे थे। कितना आ रहा है? मैम आंसर 10 आ रहा है मे बी। इसमें देखो 100 मिली ओम है, कहीं ना कुछ सॉरी ये नहीं है, दूसरा है। हाँ 10 आ रहा है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से किया है तुम लोगों ने, कैसे किया है? नहीं मैम, जो आपने बताया था वो वाले से। हाँ तो वही करो, इन्होंने मुझे भी नहीं पता क्या कर रखा है, मेरे भी नहीं समझ आ रहा। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है, हम उसी से करेंगे। ये रखो। तो क्वालिटी फैक्टर का इसलिए यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला याद, बैंडविड्थ का ये फॉर्मूला बहुत काम आ गया हमारे। कौन सा फॉर्मूला? रेजोनेंस के लिए। तो रेजोनेंस के लिए बैंडविड्थ का ये वाला फॉर्मूला 1/2 पाई वन अपॉन आर टू बाय पाई एल आर अपॉन एल।
ठीक है, क्योंकि ये बैंडविड्थ का फॉर्मूला और क्वालिटी फैक्टर का और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, उसमें भी LR आता है और LC, तो कुछ ना कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारा आंसर जल्दी निकल आएगा। तो इससे क्या आया 10 आंसर। ठीक है, ओके। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, इस वीक तुम्हारा टेस्ट भी है ना मैग्नेटिज्म का? यस मैम। भाई वो भी तो रिवाइज कराना है, तो तुम भूल चुके होंगे ना एकदम। नो मैम। ठीक है, मैम जो इस मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर का है ना? मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर का है, तो मैम इस नहीं वीक, भूले। ठीक है, वेरी गुड। तो इस वीक के लास्ट डे पे हम लोग उसके मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन करेंगे। तुम जो मैंने तुम्हें PPT दी हुई है, बस वो PPT ही पढ़ के आ जाना, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस भी थ्योरी, क्वेश्चंस तो मैं अपने आप करा लूंगी, तुम बस वो फॉर्मूलेज याद करके आ जाना, जो फॉर्मूले हैं। ठीक है, ओके ठीक है। देखो बच्चों, मैंने तो बोला भी नहीं तुम चले जाओ। मैम। कल होगा या फिर बाद में रिवीजन? किस चीज का? मैम मैग्नेटिज्म। जो तुम्हारी लास्ट क्लास होगी, सैटरडे को होती है ना लास्ट क्लास, यस मैम। तो तुम अपनी तरफ से पढ़ना शुरू करो, और सैटरडे को बाकी जो भी तुम्हारी डाउट्स वगैरह जो होंगे वो हम लोग सैटरडे को कवर कर लेंगे। तो अभी तो जो मोस्ट अवेटेड तुम्हारा चैप्टर था, कल तुम्हारी क्लास में वो शुरू हो जाएगा, ऑप्टिक्स। ठीक है, अपने दोस्तों में, अपने जो भी क्लासेस में आते हैं सबको बता देना फाइनली कि ऑप्टिक्स स्टार्ट हो रहा है, तो आ जाए क्लास में। कितना टाइम हो रहा है? टाइम भी नहीं दिख रहा है लैपटॉप पे। मैम 10:02। यस मैम 10:02। अच्छा, चलो फिर तो ठीक है, हमने सवा गुड घंटा पढ़ नाइट लिया। मैम। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय मैम। बाय मैम। बाय। बाय मैम, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट एवरीवन। मैम ये आज वाली PPT आप ग्रुप में भेज दोगे? कौन सी वाली PPT? मैम ये जो आपने आज पूरे PYQs और जो आपने मॉड्यूल से मार्क करवाया है वो वाले। ठीक है, ये मैं मॉड्यूल्स तो तुम्हें उस जो ये है ना PYQs, ये तो तुम्हारा जो शीट है ना, उसमें PYQs मैंने डाले हुए हैं। बस शीट ओपन करो, तुम्हें PYQs उस शीट में मिल जाएंगे। ये 23 के साथ साथ 22, 21 सबके हैं उसमें, ओके मैम। और मॉड्यूल्स भी हैं उसमें। अगर तुम्हें ये टिक वाला चाहिए तो मैं ये टिक वाला शेयर कर दूंगी। मैम ये वाला ही भेज देना आप। चलो ठीक है बच्चों, ओके, ओके मैम, थैंक यू। बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम।